एम्बुलेंस क्रैश के मामले में एक बड़ा अपडेट है। एयर एम्बुलेंस में ब्लैक बॉक्स नहीं था, ये जानकारी मिल रही है। घटना के कारणों का पता लगाने में परेशानी होगी। ब्लैक बॉक्स नहीं होने पर सवाल उठे हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है। झारखंड में दरअसल सोमवार की रात को एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में कोई भी ब्लैक बॉक्स नहीं था, जिससे हादसे के कारण का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होगा। एक अधिकारी के मुताबिक जांच में देखा जा रहा है कि क्या एयर एम्बुलेंस खराब मौसम की वजह से अपना रास्ता भटक गया था, यानी चार्टर्ड प्लेन था, क्या इस वजह से यह हादसा हुआ। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के दौरान की किस तरीके से उसके बाद मौके पर रेस्क्यू किया गया, चीख पुकार मची। और ये तस्वीरें भयावह हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी ये घटना हुई है। चार्टर्ड प्लेन में 7 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। पैरामेडिकल स्टाफ था, मरीज था, उनके परिजन थे, क्रू मेंबर थे। सवाल ये उठ रहा है कि इसमें ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक जो जांच करता है उन्होंने बताया कि उसी रास्ते पर उड़ान भरने वाले एयर इंडिया और इंडिगो के भी 2 कमर्शियल फ्लाइट्स ने खराब मौसम का सामना किया और रास्ते में बदलाव करने की परमिशन मांगी थी। इधर एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने भी चार्टर्ड प्लेन एयर एम्बुलेंस के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट पर प्लेन की मेंटेनेंस हिस्ट्री को सार्वजनिक करना होगा। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि विमान कितना पुराना है। झारखंड में चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के बाद डीजीसीए ने सभी ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें ऑपरेटर्स को उनके सेफ्टी रिकॉर्ड के आधार पर रैंक करने का भी प्रस्ताव दिया गया है और डीजीसीए की ही वेबसाइट पर इसे पोस्ट किया जाएगा। लगातार एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर डीजीसीए ने फैसला किया। बीते 1 महीने में नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स से संचालित 2 चार्टर्ड विमानों के क्रैश होने के बाद ये सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही डीजीसीए की ओर से यह भी कहा गया है कि गलती सिर्फ पायलट की नहीं होगी, जिम्मेदारी उस पर नहीं छोड़ी जा सकती है, बल्कि मेंटेनेंस हिस्ट्री और कितना पुराना विमान है इसकी भी जानकारी चार्टर्ड प्लेन ऑपरेटर्स को देनी होगी। उनके लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। फिलहाल झारखंड में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है, उसको लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि ब्लैक बॉक्स नहीं था। और अब जांच आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जांच करने वालों को भी मुश्किलें सामने आएंगी। ब्लैक बॉक्स ही एक जरिया होता है जिसके जरिए ये पता चलता है कि हादसे का असल कारण क्या था। लेकिन इस एयर एम्बुलेंस में ब्लैक बॉक्स नहीं था, ये जानकारी मिल रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि टेक्निकल सबूतों पर क्या भरोसा किया जाएगा और रिपोर्ट आने में क्या वक्त लग सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स नहीं है। तो तमाम तरह की चुनौतियां इस वक्त सामने आ रही हैं। सवाल अपने आप में यह भी कि क्या डीजीसीए की ओर से अभी तक सभी छोटे विमानों में ब्लैक बॉक्स को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अब डीजीसीए की ओर से सख्ती देखी जा रही है, नियमों को कड़ा किया जा रहा है। नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स को बुलाकर उनसे पूछा गया है इन हादसों को लेकर, क्योंकि बीते 1 महीने में 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। तो सवाल डीजीसीए ने पूछे हैं, इसके साथ ही सख्ती भी बढ़ा दी है। यूसुफ अंसारी कंसल्टिंग एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूसुफ जी, ब्लैक बॉक्स नहीं था, कैसे अब आगे जांच बढ़ेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किन किन टेक्निकल सबूतों पर टीम भरोसा कर सकती है? देखिए वंदना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ब्लैक बॉक्स नहीं था तो ये तो अभी जो आपने बताया कि क्या डीजीसीए के नियमों के हिसाब से सभी छोटे विमानों में ब्लैक बॉक्स ज़रूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब तक की जो सिचुएशन है, अभी तक की जो ताज़ा जो नियम है, उसके हिसाब से 5700 किलो से कम वज़न के विमानों में CVR यानी वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR यानी ब्लैक बॉक्स, इसको लगाना ज़रूरी नहीं है। और ये विमान जो था, जो क्रैश हुआ है परसों रात में, एयर एम्बुलेंस, तो ये 1987 का बना हुआ था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1987 की थी। जाहिर सी बात है उस वक्त के नियम कुछ लचीले रहे होंगे, आज की तरह सख्त नहीं होंगे। तो उस वक्त कुछ कंपनियां अपने छोटे विमानों में ब्लैक बॉक्स लगाती थी, कुछ नहीं लगाती थी। तो इसमें नहीं लगा हुआ था और इसका जो एग्रीमेंट था वो 2023 में हुआ था झारखंड सरकार के साथ।
तो उस वक्त अभी ये पता नहीं चल पाया कि साहब एग्रीमेंट की शर्तों में क्या नए विमान के इस्तेमाल की शर्त थी या पुराने विमान भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर 39 साल पुराना विमान एयर एम्बुलेंस के रूप में कैसे इस्तेमाल हो रहा था। और अब चूंकि ब्लैक बॉक्स नहीं था, ये जानकारी ऑफिशियल रूप से सामने आ गई है, तो जांच में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ब्लैक बॉक्स इसलिए लगाया जाता है कि जो कुछ भी गतिविधि उसमें होती है, फ्लाइट के अंदर हो रही है, उसकी सारी जानकारी ब्लैक बॉक्स में होती है और इतना मजबूत बनाया जाता है कि किसी भी बड़े क्रैश में वो सलामत रहता है। जैसे अभी अजीत पवार की पिछले महीने जिस प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, उसमें भी खबर आ रही है कि साहब ब्लैक बॉक्स भी उसके अंदर जल के खाक हो गया है। तो ये भी सवाल उठ सकता है कि क्या उसके अंदर ब्लैक बॉक्स था भी या नहीं था, जैसे इसमें हुआ है। तो अब जो जांच का दारोमदार होगा वो इस बात पर होगा कि जो मलबा मिला है उस मलबे का गहन अध्ययन किया जाएगा। टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, डीजीसीए की और AAIB की। और उसके अलावा जो कम्युनिकेशन था पायलट्स और ATC के बीच में, उस कम्युनिकेशन के आधार पर पता चलेगा कि एयर क्रैश क्यों हुआ ये। लेकिन सटीक जानकारी नहीं आ पाएगी क्योंकि ब्लैक बॉक्स नहीं है। संभावित कारण बताए जा सकते हैं और जांच में काफ़ी समय भी लग सकता है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब हम 2026 में जी रहे हैं तो 40 साल पुराना विमान का एयर एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करना, उसमें ब्लैक बॉक्स नहीं होना, तो ये गंभीर सवाल उठाता है सरकारों पर भी और AIB होती है, जिसमें सबूतों के लिए उसे एक बड़ा जरिया माना जाता है। लेकिन उसके अभाव में अब ये मानकर चला जा सकता है कि जांच प्रक्रिया में देरी आएगी और काफ़ी समय लग सकता है, इंतजार करना पड़ेगा। सवाल ये भी है क्योंकि जो पीड़ित परिजन हैं, जो क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में, उनके परिजन भी मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। क्या कंपनी की ओर से, सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिला है? देखिए, अभी तक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, कल वो मौके पर गए थे और वहाँ से चतरा में जहाँ पर यह हादसा हुआ था वहाँ पे मौके पर गए थे। मलबा जहाँ विमान का पड़ा हुआ था वहाँ पर भी गए थे और शव को उनके निगरानी में ही चतरा के सदर हॉस्पिटल में लाके पोस्टमार्टम कराया गया था। उनकी तरफ से बयान आया है कि वो मुआवजा देंगे। कितना मुआवजा देंगे और कब तक मुआवजा देंगे, इस बारे में अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है। या झारखंड सरकार की क्या पॉलिसी है इस तरह के एयर एम्बुलेंस क्रैश में मरीज या उनकी मौत, मरने वाले के लिए क्या होगा। जो मरीज थे संजय कुमार, 41 साल की उम्र थी, किसी हाथ उनकी एक दुकान थी, उस दुकान में आग लग गई थी, उसमें वो जल गए थे। करीब 65% वो जले हुए थे। उनका इलाज चल रहा था रांची में। बाद में डॉक्टर ने कहा, तो इसमें एक गंभीर लापरवाही की बात सामने आ रही है। परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि साहब उनसे कुल मिलाकर 8 लाख रुपए की रकम मांगी गई थी। 6 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिए थे। उसके बाद उन पर दबाव बनाया गया कि जब तक 8 लाख पूरे जमा नहीं करेंगे एडवांस में, तब तक आपके मरीज को हम दिल्ली लेकर के नहीं जाएंगे। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों से या परिवार या रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से कर्ज लेकर के 8 लाख रुपए की रकम जमा कराई। इसमें बताया जाता है कि साहब इसके अंदर 2 या 3 दिन का एक्स्ट्रा समय भी लगा है। अब सवाल यह है कि वो परिवार जिसने 8 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कर्ज लेकर के जुटाए, वो परिवार, संजय भी की डेथ हो गई, उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई है, तो परिवार तो कर्ज में डूबा हुआ है। तो इसकी भरपाई क्या सरकार करेगी? क्योंकि मौत तो सरकारी लापरवाही की वजह से हुई है। उनका ये भी कहना है कि अगर झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल होती तो उन्हें दिल्ली ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दिल्ली ले जाने की ज़रूरत अगर नहीं पड़ती तो उन पर 8 लाख रुपए का खर्च नहीं होता। वंदना, एक अहम बात यह है कि एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली लाने का जो खर्च है वो 3,10,000 रुपये है। इस वाले मामले में सामने आ रहा है कि साहब इनसे 8 लाख रुपए वसूले गए, तो आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों वसूली गई? इस पर अभी सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री या DGCA के अधिकारी या इस कंपनी को, एयर एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी, पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। तो 8 लाख रुपए आखिर क्यों वसूले गए? तो क्या उसकी रसीद दी गई या नहीं दी गई? बिल्कुल, ये भी गंभीर सवाल है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ जी तमाम बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे।